Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। Let us check. Last lecture में हम लोगों ने प्रॉब्लम लिया था. I think it is for the Castigliano's theorem. Okay, सिंपल बीम के लिए लिया था थ्रू आउट द UDL. सेकेंड एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने फ्रेम के लिए, विच इज़ सिंपल सिंगल बेस सिंगल स्टोरी पोर्टल फ्रेम सब्जेक्टेड टू UDL एंड पॉइंट लोड. So today we are taking the one of the problem on the quadrantal ring. ओके, बिकॉज अपने को कर्व पोर्शन जो रहेगा उसके लिए भी हम लोग डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी तुम लोगों को सिलेबस में कंसिडर्ड है. तो हम लोग एक छोटा सा कर्व का प्रॉब्लम लेके देखते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करने वाले, सो दैट यू विल गेट द आइडिया. और अदर जो एग्जांपल्स रहेंगे उसमें तुम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ हो जाएगा. सो द क्वेश्चन इज गिवन, दैट इज द क्वाड्रेंटल रिंग AB shown in figure is of radius small r. It supports a concentrated load of P at the free end A. Find the vertical and horizontal deflection of point A. Assume uniform flexural rigidity. प्रॉब्लम गिवन है अपने को. AB तुम लोगों का रिंग है क्वाड्रेंटल. A पॉइंट के ऊपर एक वर्टिकली डाउनवर्ड लोड एक्ट कर रहा है, खुद से ही एक्ट कर रहा है. ओके, तो अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल तुम लोगों को डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है. तो वर्टिकल के लिए देखो ऑब्वियसली वहाँ पे P लोड है, तो वी विल नॉट कंसिडर द एक्स्ट्रा लोड, वी विल जस्ट यूज दैट सेम P लोड टू डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन बाय यूजिंग Castigliano's theorem. So simple, we will start with the first part, that is vertical deflection at point A. So let us start with the part A. Vertical deflection at A. So for the vertical deflection at A, we have to determine the strain energy, that is U will be nothing but integral of m square ds divided by EI 2EI. देखो मैं यहाँ पे dx नहीं लिख रहा हूँ, ds है. एक्चुअल जो फॉर्मूला था उसमें ds ही था. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द dx dy वॉट एवर जो कोऑर्डिनेट रहेगा उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है. तो लीनियर के लिए हम लोगों ने डायरेक्टली ds इज इक्वल्स टू dx लेके यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया था. बट नाउ द मेन फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा बिकॉज यहाँ पे कर्व पार्ट है. तो कर्व पार्ट के लिए जो एक्चुअल जो अपना सोल्यूशन रहेगा वही हम लोग यूज़ करेंगे. सो फॉर दिस वी हैव टू फाइंड आउट दी बेंडिंग मोमेंट. अभी देखो A से लेके B तक यहाँ पे सेक्शन में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, एकदम यूनिफॉर्मली कर्व सेक्शन है और लोडिंग A पॉइंट के ऊपर ही है. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल कंसिडर वन ऑफ दिस सेक्शन टू डिटरमाइन दी मोमेंट. लेट अस कंसिडर वन पॉइंट, दैट इज x, ऑन विच वी हैव टू कंसिडर दी सेक्शन. तो यहाँ पे ये सेक्शन है, यहाँ पे लेट अस कंसिडर दिस सेक्शन. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो x पॉइंट है इट इज़ एट एन एंगल ऑफ थीटा. बिकॉज कर्व पार्ट है तो हम लोग का जो वेरिएबल रहेगा वो थीटा में रहेगा. सो थीटा की अगर हम लोग बात करेंगे A से लेके B तक अगर बोलते हैं तो थीटा विल बी वैरी फ्रॉम 0 to 90 डिग्री. बिकॉज हम लोग x डिस्टेंस नहीं बोल सकते बिकॉज ये कर्व पार्ट है. तो जैसे जैसे हम लोग A से B तक चले जाएंगे थीटा वैरी होता जाएगा. सो ds जो रहता है, ds इज नथिंग बट दैट पार्ट. अगर मैं इसका एक स्मॉल पार्ट पोर्शन कंसिडर करता हूँ तो लेट अस कंसिडर एक स्मॉल पोर्शन हम लोग अगर यहाँ पे कंसिडर करते हैं. ओके, ये तुम लोगों का रहेगा d थीटा. ये स्मॉल पोर्शन के लिए तुम लोगों का जो कर्व का जो लेंथ है इट इज़ ds, कर्व का लेंथ. और ये तुम लोगों का रेडियस रहेगा वो r ही रहेगा. So we have to determine the relation between the ds, d theta and r for this small portion. So we know the length of the curvature directly, that is s is equals to r theta, that is length or perimeter of the curvature. S will be equals to radius into angle enclosed by that length of the curve. तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ds के लिए अपना जो रिलेशन आएगा दैट ds will be nothing but small r multiplied by d theta. तो ये जो रिलेशन है वो हम लोग यूज़ करेंगे टू कन्वर्ट दी इंटीग्रल दिस वेरिएबल ds इनटू दी r इनटू d थीटा. नाउ इफ यू आर कंसिडरिंग दिस लार्ज पार्ट, तो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो अपने को अगर मोमेंट लेना है एट दी सेक्शन x x, अगर हम लोग ये x x के ऊपर अगर मोमेंट लेना चाहते हैं
तो वी हैव टू नो द वैल्यू ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस, बिकॉज पी का अगर मैं यहाँ पे मोमेंट लेता हूँ तो पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, दैट इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, दैट इज एक्स ए डैश बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो अपने को नोन होना चाहिए, तो वो हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। सो इट विल बी डिपेंड ऑन दिस थीटा एंड दिस आर। थीटा और आर का रिलेशन हम लोग ये स्मॉल ट्राइंगल के लिए लिख सकते हैं, दैट इज इन ट्राइंगल, इफ यू वांट टू राइट इन डिटेल देन वी कैन से इन ट्राइंगल दैट इज एक्स ए ओ। राइट एंगल ट्राइंगल अगर तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो तो थीटा के ये तुम लोगों का आर है और ये फ्रंट साइड वाला तुम लोगों का लेंथ है जो अपने को चाहिए। तो एक्स ए विल बी नथिंग बट, एक्स ए विल बी नथिंग बट, अगर मैं साइन थीटा की बात करूंगा तो साइन थीटा विल बी फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेन्यूस, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली एक्स ए विल बी एक्स इंटू साइन थीटा। सो दैट हम लोग मोमेंट ले सकते हैं, बिकॉज अपने को मोमेंट का ही जरूरत है टू फाइंड आउट दी स्ट्रेन एनर्जी। नाउ वी कैन टेक द मोमेंट एट दिस पॉइंट कंसिडरिंग द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के ऊपर p इंटू दिस एक्स ए विल बी नथिंग बट, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एम एक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज r साइन थीटा, और नेगेटिव आएगा बिकॉज राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज नेगेटिव रहता है। सो नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ द मोमेंट एंड द ds इन द स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल सो दैट वी विल गेट द एक्चुअल स्ट्रेन एनर्जी। सिंपल अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी निकालता हूँ तो स्ट्रेन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू दैट इज इंटीग्रल, अभी यहाँ पे थीटा के वेरिएबल में अपने को लिमिट लिखना पड़ेगा, तो थीटा कहाँ से वैरी हो रहा है, 0 से लेके 90, 90 मतलब π/2, m का स्क्वायर मतलब p r साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2ei एज इट इज रहेगा बिकॉज वो कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय ds, तो ds हम लोग पुट करेंगे r d थीटा, ये आ जाएगा यहाँ पे r d थीटा। दिस इज आवर एक्चुअल स्ट्रेन एनर्जी। सो नाउ अगर इसको अगर सिंप्लीफाई करना है देन वी विल टेक द इंटीग्रेशन, तो विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट वैसे ही रहेगा दैट इज 0 टू π/2, r तुम लोगों का देखो यहाँ पे r इंटू आर स्क्वायर, ये r क्यूब बन जाएगा, जो जो वेरिएबल है वो सिर्फ हम लोग अंदर रखेंगे। ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा है, तो ऑब्वियसली जो डी थीटा का टर्म है उससे यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का ही यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, तो जो टर्म्स कांस्टेंट है वी विल टेक द आउटसाइड दैट इज p स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2ei, ये है हम लोग ये कॉमन निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अगर अपने को इंटीग्रेशन लेना है तो यहाँ पे p स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2ei, ये हम लोग कॉमन निकालेंगे और वी विल टेक द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे। यस, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बता सकते हो कैसे निकालेंगे हम लोग, अभी इंटीग्रेशन पार्ट ऑलरेडी तुम लोगों ने स्टडी किया है ना। यस सर। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, इफ यू वांट टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइन स्क्वायर थीटा, इज देयर एनी प्रोसीजर? यस सर, वो 2 थीटा के टर्म में लिखते हैं, 2 थीटा के टर्म में लिखते हैं, बरोबर। यहाँ पे अभी 2 थीटा का टर्म हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर को पुट कर सकते हैं cos 2 थीटा के टर्म में। इफ़ यू पुट, लेट अस कंसिडर दिस जो टर्म है ये, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लेट अस टेक दिस टर्म एज i, ओके। इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं तो सिंपल पहले हम लोग सिर्फ i का ही वैल्यू निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग पुट कर सकते हैं cos 2 थीटा के फॉर्म में, दैट विल बी नथिंग बट 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ओके। ये कैसे आया, ऑलरेडी तुम लोगों को cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, दैट इज cos 2 थीटा हम लोग 3 फॉर्मूले में लिख सकते हैं cos 2 थीटा को, दैट इज साइन स्क्वायर के फॉर्म में, cos स्क्वायर के फॉर्म में और साइन और cos के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे अभी साइन स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, तो ये अपना मेन फॉर्मूला है, दैट इज cos 2 थीटा विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये मेन फॉर्मूला है। तो इससे हम लोगों ने ये इवेल्युएट किया कि दैट इज साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अभी अगर हम लोग ये कंसिडर करेंगे तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, साइन स्क्वायर का नहीं कर सकते लेकिन cos 2 थीटा का कर सकते हैं। तो सिंपल वी विल टेक द इंटीग्रेशन दैट इज i
विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2। फर्स्ट ये 1/2 हम लोग अलग से इंटीग्रेट करेंगे, माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 ये अलग से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज डी थीटा। अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो सिंपल, फर्स्ट 1/2 इट इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू, तो वी कैन टेक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, थीटा ही आएगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं हम लोग, इसका लिमिट 0 टू पाई बाय 2, माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन आएगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय ये 2 यहाँ पे इंटीग्रल आ रहा है, तो रिटर्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 नीचे आएगा, ऑलरेडी 2 है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 4, 0 टू पाई बाय 2। इसको अगर इंटीग्रेशन हो गया, देन वी विल इफ़ यू पुट दिस वैल्यूज़, तो ये अपना बन जाता है, दैट इज़ पाई बाय 2 यहाँ पे पुट कर दिया तो ये आ जाएगा पाई बाय 4, 0 पुट कर दिया तो 0 आने वाला है। नेक्स्ट sin 2 थीटा, sin 2 इंटू पाई बाय 2, तो sin 2 इंटू पाई बाय 2 दैट विल बी sin 180, तो sin 180 क्या रहता है, आई थिंक इट इज़ 0, यस, और वापस अगर sin 0 भी करेंगे तो वो भी 0 रहेगा, तो ये टर्म डायरेक्टली चला जाएगा, तो अपना जो आंसर आएगा इट इज़ नथिंग बट ओनली पाई बाय 4। सिंपल है, अगर जितना बेसिक से जाओगे तो उतना अच्छा है, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आए। अभी ये टर्म ऑलरेडी है, ये टर्म का वैल्यू पाई बाय 4 आ गया, वो हम लोग पुट करेंगे, सो वी विल गेट दी स्ट्रेन एनर्जी, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी विल बी नथिंग बट दैट इज p स्क्वायर r क्यूब इंटू पाई डिवाइडेड बाई ये 4 है, ऑलरेडी वहाँ पे 2 था, तो यह आ जाएगा 8EI। वंस वी गेट दी स्ट्रेन एनर्जी वैल्यू, देन वी कैन फाइंड आउट दी डिफ्लेक्शन बाय यूजिंग दी कैस्टिग्लियानोस थ्योरम। तो कैस्टिग्लियानोस थ्योरम क्या कहता है, दैट इज द पार्शियल डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द लोड इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल गिव्स अस डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, तो दैट विल बी इक्वल्स टू डेल यू डिवाइडेड बाय डेल पी। इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो बाकी के टर्म्स सब कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे पी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा, दैट विल बी 2p, यह आ जाएगा 2p इंटू आर क्यूब इंटू पाई डिवाइडेड बाय 8EI। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा p इंटू आर क्यूब इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4EI। दिस इज योर एक्चुअल डिफ्लेक्शन, दैट इज वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ओके, जो हम लोगों को इस कर्व में फाइंड आउट करना है। सिमिलरली अगर अपने को हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो लेट अस टेक, यही डायग्राम में वापस यहाँ से ले लेता हूँ, बिकॉज सेम डायग्राम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट। तो अभी देखो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए अपने को रिटर्न लोड लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट ए। तो अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू अप्लाई अनदर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे मैं एक Q फोर्स अप्लाई करता हूँ एट पॉइंट ए, ओके, बिकॉज ऑलरेडी तुम लोग के प्रॉब्लम में P फोर्स है, तो हम लोग P वापस नहीं ले सकते बिकॉज वो एक्सटर्नल लोड है, तो इसलिए अपने को यहाँ पे Q फोर्स लेना पड़ेगा। कौन सा भी अननोन आप कंसिडर कर सकते हो, एक्स वाई भी कंसिडर किया तो भी चलेगा, लेकिन नॉर्मली एक्स और वाई हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक Q फोर्स अननोन फोर्स अप्लाई कर दिया। ओके, ये जो फोर्स रहेगा इट इज़ डमी फोर्स, जिसका वैल्यू 0 रहेगा, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ द कैस्टिग्लियानोस थ्योरम वी आर यूजिंग वन ऑफ द वैल्यू दैट इज Q। ओके, यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज इंट्रोड्यूस, इफ यू वांट यू कैन राइट इट, दैट इज इंट्रोड्यूस an imaginary horizontal horizontal force Q
एट पॉइंट ए। सो नाउ यहाँ पे अगर Q कंसिडर किया है तो P एंड Q, अभी ये दोनों के दोनों फोर्सेस कंसिडर होंगे। सो वी हैव टू टेक द मोमेंट एट दिस पॉइंट so that we can take the strain energy or we can calculate the strain energy. So अगर मैं P का लेता हूँ तो P के लिए अपने पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस कौन सा रहेगा, दैट इज ए डैश रहेगा. सो इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द ए डैश वी शुड नो द वैल्यू ऑफ ए डैश ओ. तो ए डैश वो अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं दैट इज ए डैश ओ, तो ए डैश ओ इज नथिंग बट, ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं तो एडजेसेंट साइड है ये आ जाएगा आर कॉस थीटा. तो अगर ए ओ डैश अगर अपने को पता है तो हम लोग ये ए डैश निकाल सकते हैं, दैट इज टोटल ए डैश विल बी इक्वल्स टू, सिर्फ इतना ही बाकी है, टोटल अपने को पता है आर है, तो इसमें से अगर ये वैल्यू चला जाएगा तो ए डैश मिलेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू आर माइनस आर कॉस थीटा. So this is our distance, vertical distance to take the moment of force Q. So simple, we can take the moment, that is mx will be equals to, first अगर p का अगर मोमेंट लेते हैं हम लोग तो वो सेम ही आएगा, दैट इज p इंटू दिस डिस्टेंस दैट इज r साइन थीटा. इट इज इन क्लॉकवाइज और राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है, नेगेटिव, तो वी कैन टेक माइनस p इंटू r साइन थीटा. देन रिटर्न Q का अगर मोमेंट लेते हैं तो Q का मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज, तो वो भी तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज Q मल्टीप्लाई डिस्टेंस रहेगा R माइनस R कॉस थीटा. R अगर कॉमन ले लिया तो भी चलेगा, वैसे ही रख दिया तो भी चलेगा. नाउ स्ट्रेन एनर्जी अपने को कंसिडर करना पड़ेगा. सो स्ट्रेन एनर्जी के लिए देखो ये पूरा का पूरा अलग कर दिया तो भी अच्छा है, अदरवाइज नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज लास्ट में अपने को क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ही लेना है. So simple, if you take the moment, let us take strain energy. Strain energy will be equals to integral of, तुम लोगों का जो इंटीग्रेशन है it will be from 0 to pi by 2 as AB ring ये इंक्लोज है थीटा से 0 to pi by 2 तक. इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, m का स्क्वायर. सो वी कैन टेक ये टर्म और ये टर्म अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, दोनों का अगर माइनस निकाल दिया तो भी चलेगा. उससे क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली, वेट फॉर अ सेकेंड, अगर माइनस अपने को निकालना है तो ये टोटल प्लस हो जाएगा. ठीक है, दोनों में से अगर माइनस निकाल देते तो भी चलेगा. तो ये हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज पी आर साइन थीटा प्लस क्यू आर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, माइनस टर्म दोनों में से निकाल दिया, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हम लोग निकाल सकते हैं. डिवाइडेड बाय नीचे जो रहेगा दैट इज 2EI इंटू आर डी थीटा. ठीक है, ds को रिप्लेस करेंगे आर डी थीटा से. तो लेट अस टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, लेट अस टेक ऑन द नेक्स्ट पेज, सिंप्लीफाई वर्जन में हम लोग लिख लेते हैं इसको. इफ़ यू वांट वी कैन टेक द डेरिवेटिव एज वेल एज द इंटीग्रेशन, दोनों एक साथ हम लोग ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे तुम लोगों का स्क्वायर है. तो लेट अस कंसिडर हम लोग पहले बाय कैस्टिग्लियानस थ्योरम, डेल्टा विल बी नथिंग बट डेल यू डिवाइडेड बाय डेल क्यू. ओके, बिकॉज अभी यहाँ पे क्यू हम लोगों ने अप्लाई किया तो ये डेल क्यू आएगा. सो अगर प्रीवियस अगर देखोगे तो देखो इसका मैं डेरिवेशन ले सकता हूँ, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, बिकॉज थीटा एंड क्यू बोथ द टर्म्स आर इंडिपेंडेंट. तो दोनों में से कौन सा भी पहले और बाद में लिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो लेट अस टेक इंटीग्रेशन ले लेते हैं इसका, सॉरी डेरिवेशन ले लेते हैं. अगर इस टर्म का अगर डेरिवेशन लेते हैं तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू क्यू ले रहे हैं हम लोग, तो ये बाकी का टर्म तो कांस्टेंट रहेगा. ये टर्म का डायरेक्टली डेरिवेशन आएगा x रेस टू n की तरह, तो दैट विल बी n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1. तो पूरे टर्म का यहाँ पे डेरिवेशन आएगा दैट इज 2, वॉट एवर जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो हम लोग बाहर ले लेंगे, r डिवाइडेड बाय 2EI. इंटीग्रल साइन वैसे के वैसे रहेगा, सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा इसका 2 इन ब्रैकेट p r साइन थीटा माइनस सॉरी प्लस QR in bracket 1 minus cos theta.
ओके स्क्वायर था तो ये सिंपल ये बन जाएगा, लेकिन इस टर्म का भी रिटर्न अपने को इंटीग्रेशन अपना डेरिवेशन लेना पड़ेगा। तो ये देखो डायरेक्टली डेरिवेशन आ जाएगा इसका, दिस विल बी ज़ीरो, सॉरी डेरिवेशन ऑफ दिस टर्म विल बी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू ले रहे हैं हम लोग डेरिवेशन, तो ये टर्म जो रहेगा पी आर साइन थीटा इट इज़ कॉन्स्टेंट 1, तो इसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्यू आर 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसमें से क्यू का डेरिवेशन आएगा 1, तो ये टर्म वैसे के वैसे बच जाएगा, दैट इज आर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस और नो? यस सर। ओके अगर इतना डिफिकल्ट लग रहा है तो हम लोग स्प्लिट करेंगे और फिर डेरिवेशन लेंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ध्यान में रखना डेरिवेशन का जो वेरिएबल है और इंटीग्रेशन का दोनों अलग अलग है, तो जब मैं डेरिवेट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू क्यू तो क्यू का टर्म छोड़ के बाकी सब टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये अपना एक बेनिफिट मिलता है। सो नाउ डेल्टा विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से रिटर्न ये 2 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बच जाएगा यहाँ पे r डिवाइडेड बाई ई आई ब्रैकेट 0 टू पाई बाई 2। इसका भी अगर इंटीग्रेशन करना है अपने को तो ये इंटीग्रेशन आएगा, लेट अस टेक ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये आ जाएगा पी आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिटर्न, तो ये आ जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा। ओके दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं देखो ये टर्म तुम लोगों ने 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं रिटर्न, चेक इट, डेल्टा विल बी इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय ई आई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। ओके पी आर स्क्वायर, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, तो मैं यहाँ पे आर क्यूब लिख देता हूँ, सो दैट यहाँ से आर स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया। नाउ इफ यू चेक दिस पॉइंट दैट इज साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। ओके साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, अगर मैं इसको चेक करता हूँ, वेट फॉर ए सेकेंड, wait we will take one, लेट अस चेक दोनों का हम लोग इंटीग्रेशन सेपरेटली ले सकते हैं क्या, बिकॉज यहाँ पे 1 माइनस ये साइन थीटा ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको साइन टू थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर दिस 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इसको हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन वो साइन स्क्वायर इसके आ जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग किस में रिप्लेस कर सकते हैं क्या, चेक करो। इफ़ यू टेक दिस 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इज देयर एनी फॉर्मूला, चेक करो। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग पुट कर सकते हैं रिटर्न, नहीं 1 माइनस 2 साइन थीटा, लेट अस चेक इट। ये पार्ट हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे बिकॉज इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंदी होगा, ये पार्ट का हम लोग को थोड़ा थिंक करना पड़ेगा, ये हम लोग कर सकते हैं। ओके
सो नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान में रखना, इसको मेरे को थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, सो दैट वी विल प्रोसीड फॉर द फर्दर स्टेप्स। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग ये डेल्टा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेट अस चेक, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फॉर द यूनिट लोड मेथड। As we have the time, so let us start with the unit load method. यूनिट लोड मेथड हम लोगों ने मॉस में स्टडी किया था क्या? यस, अमेश, तुलसी, अश्विन, हेलो। यस सर। यूनिट लोड मेथड देखा था हम लोगों ने? नहीं सर। ओके, सो लेट अस, दिस इज टोटली फॉर्मूला बेस्ड मेथड। इसमें हम लोग डायरेक्टली डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द बीम, फ्रेम, ट्रस बाय यूजिंग दी स्ट्रेन एनर्जी। सेम प्रिंसिपल है, स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल है। तो देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फ्रेम के लिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं फॉर दी रिजिड जॉइंटेड फ्रेम। So if you are taking the deflection for the rigid jointed frame, the deflection delta, or we can say rotation theta, will be given by the formula, that is integral of capital M into small m divided by EI into dx or ds. Okay, this is the integral of capital M into small m into dx divided by EI, where capital M is nothing but moment due to, where we can write capital M, that is moment due to external load only. whatever जो external load रहेंगे उसके हिसाब से जो moment आएगा, that is your capital M, whereas small m is nothing but moment due to unit load, moment due to unit load in the direction of डिफ्लेक्शन। मतलब अगर मेरे को डेल्टा फाइंड आउट करना है तो एट दैट टाइम स्मॉल एम मतलब क्या रहेगा, वहाँ पे मैं एक यूनिट लोड अप्लाई करूँगा, दैट इज़ 1 किलोन्यूटन का लोड अप्लाई करेंगे हम लोग। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, जहाँ पे अपने को डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ड्यू टू दैट 1 किलोन्यूटन पूरे मेंबर्स में कितना मोमेंट क्रिएट होगा, दैट इज़ नथिंग बट स्मॉल एम। सिमिलरली अगर मेरे को थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या रहता है, मोमेंट। तो मैं क्या करूँगा, 1 किलोन्यूटन मीटर की मोमेंट अप्लाई करूँगा इन द डायरेक्शन ऑफ दैट रोटेशन। जहाँ पे रोटेशन चाहिए वहाँ पे 1 किलोन्यूटन मीटर की मोमेंट में अप्लाई करूँगा, सो दैट ड्यू टू दैट मोमेंट इफेक्ट कितना मोमेंट जनरेट हुआ इन ईच मेंबर, वो हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। वेर एज EI एंड dx, EI तो अपना कॉन्स्टेंट रहेगा जो गिवन रहेगा अपने को, और dx दैट इज द वेरिएबल अलोंग द लेंथ, तो इट में भी dy और इट में भी dx। तो इट्स सिंपल, इसका साइन कन्वेंशन है अपने पास, दैट इज साइन कन्वेंशंस फॉर द मोमेंट एंड फोर्सेस विल बी सेम, दैट इज मोमेंट के लिए अपना सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव, और वर्टिकली अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, शेयर फोर्स के लिए डाउनवर्ड नेगेटिव फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के लिए उसका अपोजिट। नाउ इफ यू कंसिडर द साइन कन्वेंशन फॉर द डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन के लिए साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, हम लोग ये जो यूनिट लोड अप्लाई करते हैं, जिस डायरेक्शन में हम लोग यूनिट लोड अप्लाई करेंगे वी विल गेट द डिफ्लेक्शन इन दैट डायरेक्शन ओनली। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने जो यूनिट लोड अप्लाई किया था वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज डिफ्लेक्शन नहीं बोल सकते, दैट इज वी कैन से वी आर गेटिंग डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ in the direction of
the direction of applied unit load, or we can say unit moment. जिस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में हम लोगों को वो डायरेक्शन लिखना है, अदरवाइज नेगेटिव आ रहा है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन हम लोग एज्यूम करेंगे. इट इज़ वेरी सिंपल मेथड और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बाद में जो मेथड्स रहेंगे तुम लोगों के इंडिटरमिनेट में, इसके लिए भी हम लोग मोस्टली यूनिट लोड मेथड ही यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. सो लेट अस टेक वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर दिस. We will start with the exam problem directly. Simple भी है और ज़्यादा इतना ये नहीं है. So the for the rigid jointed plane frame loaded as shown, find the we will take only horizontal. Find the horizontal moment at the roller support. For the rigid jointed, or we can say directly for the given frame, determine horizontal deflection at roller support D using unit load method. After that, given is that EI is constant for all members, for all members. तो अपने को फ्रेम गिवन है ऑलरेडी, दैट इज टोटल फ्रेम इज गिवन इन विच it is unsymmetry. Point A is hinge supported, point D is roller, this is point A, B, C and D. The loading is given, that is one horizontal load of 8 kilonewton is acting at point B. The UDL is acting on the member BC, which is vertically downward. This is 15 kilonewton per meter. So the length of the AB is given, that is 5 meter. For the BC it is 4 meter. For the CD it is 3 meter. EI constant दिया हुआ है. We have to determine or we have to analyze the structure to find out the horizontal displacement at point D. तो D पे सिर्फ horizontal displacement find out करना है. तो देखो यहाँ पे स्टेप्स डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सो दैट यू विल गेट द आइडिया हम लोग क्या करते हैं. देयर इज ओनली 3 to 4 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. देखो स्टेप्स तो तुम लोगों को थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा ये. स्टेप्स फॉर यूनिट लोड मेथड. वट एवर जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं. तो स्टेप नंबर 1 जो रहता है, इट इज नथिंग बट स्टेप नंबर 1 इट इज नथिंग बट कैपिटल एम डायग्राम. कैपिटल एम डायग्राम मतलब क्या रहता है, वी विल डिटरमाइन दी और वी विल एनालाइज दी गिवन स्ट्रक्चर फॉर दी एक्सटर्नल लोडिंग. यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइंड एक्सटर्नल रिएक्शन, फाइंड support reactions for given loading. whatever जो लोड गिवन है उसके लिए हम लोग सपोर्ट रिएक्शंस कंसिडर करेंगे. देन वी विल कंसिडर सेक्शंस फॉर एम. मोमेंट लेने के लिए जो सेक्शंस अपने को कंसिडर करना है वो हम लोग इसमें ही कंसिडर करेंगे कैपिटल एम में. तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल कंसिडर दी
limit of that member or moment. After that we will draw the small m diagram, that is the step number 2. इसमें हम लोग स्मॉल एम डायग्राम निकालेंगे. स्मॉल एम डायग्राम में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप वी विल रिमूव all external loading, whatever लोडिंग रहेगी इन द फॉर्म ऑफ यूडीएल पॉइंट लोड, वो सब हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे. देन वी विल अप्लाई द यूनिट लोड, अप्लाई यूनिट लोड इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, जहाँ पे अपने को डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूनिट लोड अप्लाई करेंगे. एंड सिंपल रिटर्न जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, वी विल फाइंड आउट दी सपोर्ट रिएक्शन एंड वी विल टेक दी सेक्शंस. ध्यान में रखना यहाँ पे जो सेक्शन कंसिडर करने वाले हम लोग स्मॉल एम डायग्राम में, वो सेम रहेंगे जो हम लोगों ने कैपिटल एम डायग्राम में किया हुआ है. सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, दैट इज एनालाइज गिवन स्ट्रक्चर एंड consider sections for small m. Okay, once we get these two diagram, that is capital M and small m diagram, अपना नेक्स्ट स्टेप जो रहता है दैट इज टेबल. व्हाटएवर जो कैलकुलेशन है वो हम लोग टेबल के फॉर्म में ही करते हैं. टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो अपने को जो जो चाहिए फॉर्मूले में उसके हिसाब से ही टेबल बनेगा. दैट इज कैपिटल एम और स्मॉल एम अपने को चाहिए, तो डिपेंडिंग ऑन दी पार्ट और मेंबर ये चेंज होगा. तो इसलिए हम लोग पहला जो कॉलम रहेगा दैट इज़ नथिंग बट मेंबर ऑफ दी स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे सिंपल सैम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी बी सी वॉटेवर जितने यहाँ पे वैरी हो रही है वो. उसके बाद हम लोग ओरिजिन कंसिडर करते हैं, दैट इज़ मोमेंट लेने के लिए अपने को ओरिजिन कंसिडर करना पड़ता है. तो डिपेंडिंग ऑन द फिजिबिलिटी whether we have to consider the right hand side or left hand side, depending on that we will consider the origin. After that we will consider the limit, depending on the this member and origin. यहाँ पे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अपने को लिमिट कंसिडर करना पड़ेगा. नॉर्मली हम लोग लेंथ ही कंसिडर करते हैं. ओके, देयर में भी चांसेस कुछ भी रह सकता है. डिपेंडिंग ऑन द लेंथ, डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन लिमिट चेंज होता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट जो कॉलम रहेगा दैट इज नथिंग बट कैपिटल एम. Okay, depending on origin and loading we will take the capital M, that is moment at the particular section due to the external loading. Then small m जो रहेगा it will be calculated or it will be taken from the small m diagram with the same section. जो section हम लोगों ने consider किया उसके हिसाब से रहेगा वो, और उसके लिए हम लोग रिटर्न इक्वेशन बनाएंगे. आफ्टर दैट उसी कॉलम में हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रल लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम. ओके, बिकॉज ई आई का वैल्यू में भी वैरी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग ये जो है वो वहाँ पे ही कैलकुलेट करेंगे, सो दैट वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट योर डिफ्लेक्शन ड्यू टू ईच मेंबर. ये टेबुलर फॉर्म में हम लोग उसको फाइंड करेंगे, सो दैट डायरेक्टली वी विल गेट दी आंसर. ये 3 स्टेप ही टोटल तुम लोग को यूनिट लोड में फॉलो करना है, कैपिटल एम डायग्राम, स्मॉल एम डायग्राम और तुम लोगों का टेबल. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल. अभी देखो इसमें भी डायग्राम दिया हुआ है. वी हैव टू फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट डी. सिंपल हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द स्टेप 1. स्टेप नंबर 1 था अपना कैपिटल एम डायग्राम. कैपिटल एम डायग्राम के लिए अपने को सेम डायग्राम यहाँ पे लेना पड़ेगा, सो दैट वी विल फाइंड आउट द रिएक्शंस. इफ यू वांट सेम डायग्राम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए मैं दूसरा लिख रहा हूँ. This is point A, B, C and D. On the BC there is UDL and on B there is one load of 8 kilonewton.
BC के ऊपर तुम लोग का UDL है दैट इज 15 किलो न्यूटन पर मीटर के लिए। लेंथ पता है अपने को 543। So now before considering this section we have to determine the reactions. So to determine the reaction we will use the equilibrium equations, that is if we take summation of moment at point A is equals to 0 we will get the VD. So let us take summation of moment at point A is equals to 0. तो यहाँ पे जो पहला जो आएगा that is 8 into 4 in the clockwise direction, 8 into 5 in clockwise, that's why positive. नेक्स्ट 15 इंटू 4 वो भी क्लॉकवाइज है दैट इज 15 इंटू 4 इंटू 2 ओके 15 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज पॉइंट लोड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2 मीटर। देन द लास्ट वन दैट इज VD। लेट अस कंसीडर VD इज एक्टिंग अपवर्ड, तो अपवर्ड के लिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगी दैट इज VD मल्टीप्लाई बाय 4 दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। चेक करो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ VD फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट इज 8 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 4 इंटू 2 माइनस VD इंटू 4। चेक करो कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VD? यस 40. दिस इज 40 किलो न्यूटन। Similarly if you want to calculate the VA value we have to take summation of vertical forces is equals to 0, so we will get the VA value, VA will be equals to 15 multiplied by 4 minus 40. I think it is 20. 20. So this is 20 kilonewton. Now we can put this value that is VA, this is 20, VD this is 40. Obviously here is one horizontal reaction also, तो horizontal forces देखो यहाँ पे 8 kilonewton towards the right है, तो obviously ये क्या रहेगा 8 kilonewton towards the left. After getting this reaction we will consider this section. तो section consider करने के लिए देखो हम लोग को देखना पड़ेगा कि सेक्शन अपने को कहाँ पे कंसिडर करना है। फ्रॉम ए से लेके बी तक यूनिफॉर्म है यहाँ पे बीम, तो हम लोग ए और बी के बीच में एक सेक्शन कंसिडर करेंगे। सो लेट अस कंसिडर दिस इज फर्स्ट सेक्शन। बी और सी के बीच में एक और सेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज ज्योमेट्री चेंज हो रही है बी से। देन सी और डी के बीच में भी एक सेक्शन कंसिडर होगा। अगर कोई पॉइंट लोड आता है बीच में तो वहाँ से भी हम लोगों को सेक्शन एक्स्ट्रा कंसिडर करना पड़ता है बिकॉज मोमेंट का इक्वेशन चेंज हो जाता है। आफ्टर दिस नाउ रिटर्न चेक करो तो यहाँ पे अपने को ओरिजिन कंसिडर करना है। तो ओरिजिन के लिए देखो अगर मेरे को इस सेक्शन के AB के सेक्शन में अगर मोमेंट लेना है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ सिंपल वन एज कम्पेयर टू दी राइट हैंड साइड, तो इसलिए हम लोग लेफ्ट साइड का ओरिजिन कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए मैं A कंसिडर करता हूँ, दैट इज X का वैल्यू A से स्टार्ट होगा। सिमिलरली BC पार्ट के लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस है एज कम्पेयर टू राइट हैंड साइड, तो इसलिए मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड दैट इज C पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर करता हूँ। CD की बात करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ABC इतने ये फोर्सेस है, तो ऑब्वियसली D पॉइंट जो रहेगा वो अपने को फिजिबल रहेगा, तो D एज ए ओरिजिन में कंसिडर करूँगा फॉर दी CD पार्ट। नाउ सिमिलरली वॉट एवर ये जो सेक्शन मैंने कैपिटल M डायग्राम के लिए लिए हुए हैं सेम सेक्शन में स्मॉल m डायग्राम के लिए लूँगा। यहाँ पे मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ, दिस इज कैपिटल M डायग्राम। नाउ सिमिलरली वी विल ड्रॉ दी स्मॉल m डायग्राम। लेट अस टेक स्टेप नंबर 2 दैट इज स्मॉल m डायग्राम। वी विल टेक सिमिलर, हम लोग यहाँ पे रिटर्न डायग्राम बनाएंगे स्मॉल m डायग्राम के लिए। तो लेट अस ड्रॉ द फ्रेम और स्केलेटन रिटर्न। सपोर्ट्स भी अपने वही रहेंगे, लेकिन हम लोगों के स्टेप्स में हम लोगों ने देखा था सेकंड स्टेप में क्या लिखा था दैट इज़ वी विल रिमूव ऑल द एक्सटर्नल लोडिंग। तो जब मैं रिटर्न फ्रेम बनाता हूँ यहाँ पे स्मॉल m डायग्राम के लिए तो मैं यहाँ पे लोडिंग नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी लोड्स मैंने रिमूव कर दिए। वी कैन ड्रॉ दी डायमेंशंस। ओके, तो मेन स्टेप क्या रहेगी, वी विल रिमूव ऑल द एक्सटर्नल लोड एंड वी विल अप्लाई द यूनिट लोड इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। तो अपने को डिफ्लेक्शन कहाँ पे चाहिए, एट पॉइंट D। तो D पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो वी विल अप्लाई हॉरिजॉन्टल यूनिट लोड एट पॉइंट D। ये मैंने यहाँ पे खुद से अप्लाई किया। क्यों अप्लाई किया, बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट D।
नाउ ड्यू टू दिस एक्सटर्नल लोड, अभी ये एक्सटर्नल लोड हो गया तो इसकी वजह से कितना रिएक्शन क्रिएट होगा वो अपने को यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा. सो नाउ रिटर्न वी विल यूज द equation of equilibrium to find out the reaction at point A and D. So now if you take return summation of moment at point A is equals to 0, so we can observe that is this distance, अगर 1 का मैं distance देता हूँ A से perpendicular तो that will be ये 3 है और ये 5 है, तो distance कितना रहेगा 2 मीटर, that is 1 into 2, और अपने पास A की रिएक्शन है that is VD multiplied by 4 minus VD multiplied by 4, that will be equals to 0. So from this we will get the value of VD. VD will be equals to 2 by 4. 2 by 4 means it is 0.5. We will get the value of this VD, that is 0.5 kilonewton. Similarly if we take summation of vertical forces, तो एक ही vertical force है, दूसरा vertical force यहाँ पे V है, उसको बैलेंस करेगा डाउनवर्ड 0.5, so that simultaneously ये summation of vertical force यहाँ पे वेरीफाई करेंगे. if you take summation of horizontal force, ऑलरेडी यहाँ पे 1 किलोमीटर टूवर्ड्स द राइट है, तो एच ए रिएक्शन यहाँ पे बचता है, तो ये 1 किलोमीटर टूवर्ड्स द लेफ्ट आएगा टू मेक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0. आफ्टर गेटिंग दिस, देखो यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन लिए थे, इसके लिए ए ओरिजिन है, इसके लिए सी और इसके लिए डी. सेम हम लोग सेक्शंस यहाँ पे रिपीट करेंगे फॉर दिस स्मॉल एम डायग्राम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना अपने को सेक्शंस वही रिटर्न रिपीट करने हैं जो हम लोगों ने कैपिटल एम डायग्राम में लिए थे. तो इसके लिए भी रिटर्न एक्स, ये डिस्टेंस सेम पॉइंट से वैरी होगा. सो नाउ लास्ट स्टेप जो रहेगी अपनी, दैट इज स्टेप नंबर 3, दैट इज टेबल. उसी टेबल में हम लोग टोटल तुम लोगों का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, सॉरी डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे. तो 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. फर्स्ट जो तुम लोगों का कॉलम रहेगा दैट इज मेंबर, और वी कैन से पार्ट. यहाँ पे 3 पार्ट बन रहे हैं, दैट इज फर्स्ट इज ए बी, बी सी एंड सी डी. देन वी हैव टू कंसिडर द ओरिजिन. ऑलरेडी डायग्राम में हम लोगों ने ओरिजिन कंसिडर कर लिया है, ए बी के लिए ए, बी सी के लिए सी, सी डी के लिए डी. ओरिजिन मतलब जहाँ से अपना x का वैल्यू स्टार्ट होता है. देन लिमिट्स अगर चेक करोगे तो ए बी के लिए इट विल बी 0 to 5, देन 0 to 4, देन 0 to 3. लिमिट मतलब क्या होता है, ए बी, ए से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो बी तक एंड होता है ए बी मेंबर, तो 0 से लेके 5 तक एंड हो रहा है, तो इसके हिसाब से हम लोग लिमिट ले रहे हैं. सो नाउ नेक्स्ट जो रहेगा दैट इज कैपिटल एम. दिस इज योर स्मॉल एम डायग्राम. तो कैपिटल एम फॉर दी ए बी. ए बी के लिए चेक करोगे तो कैपिटल एम कहाँ से आएगा चेक करो. जब भी मैं यहाँ पे मोमेंट लूँगा तो ध्यान में रखना जो व्यू पॉइंट जो रहेगा वो सेंटर में रहेगा, यानी कि हम लोग सेंटर में खड़े हैं और फिर इसकी तरफ देखेंगे, फिर अपने को कंसिडर होगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है. तो सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं मूवमेंट ले रहा हूँ तो 20 का मूवमेंट तो 0 आएगा, 8 का मूवमेंट आएगा 8 into x, इट इज़ इन क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है पॉजिटिव, तो इसलिए इसका मूवमेंट आ जाएगा 8 into x. सिमिलरली जब BC की बात करता हूँ मैं तो BC के लिए भी चेक करोगे तो C इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इस साइड से देखूंगा तो राइट हैंड साइड के ऊपर है, तो राइट हैंड साइड के ऊपर देखो ये 15 का भी मूवमेंट आएगा, 15 into x मल्टीप्लाई बाय x/2, बिकॉज x डिस्टेंस के ऊपर ये UDL है. बाद में ये 40 भी बचता है, तो 40 ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा 40 into x, तो 40x, और ये क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज नेगेटिव रहता है, तो यह आ जाएगा प्लस 40 into x माइनस 15 into x² डिवाइडेड बाय 2. एंड द लास्ट वन दैट इज CD पार्ट. CD पार्ट के लिए चेक करोगे तो ये तुम लोग का राइट हैंड साइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड के ऊपर 40 उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट 0 हो जाएगा और कोई लोडिंग नहीं है, तो टोटल कैपिटल M फॉर द CD विल बी 0. देन वी विल गो फॉर द स्मॉल m डायग्राम. तो स्मॉल m डायग्राम के लिए देखो AB के लिए चेक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 1 into x क्लॉकवाइज है, तो यह आ जाएगा 1 into x, दैट इज x ओनली. इफ यू टेक BC पार्ट तो C पार्ट
राइट हैंड साइड के ऊपर है, राइट हैंड साइड के ऊपर कोई लोडिंग नहीं है, यहाँ पे नहीं है लेकिन सीडी पार्ट के ऊपर है। तो ये हम लोग जब राइट हैंड साइड बोलते हैं तो टोटल जो भी लोड रहेगा वो सब हम लोग कंसिडर करने वाले। तो यहाँ पे 1 किलो न्यूटन भी है और ये 0.5 भी है। तो 0.5 इंटू एक्स आ जाएगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहता है। और नेक्स्ट वन आएगा दैट इज 1 किलो न्यूटन, दैट इज 1 इंटू 3, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है तो दोनों पॉजिटिव आएगा। 1 इंटू 3 कॉन्स्टेंट रहेगा बिकॉज सेक्शन सी से लेके बी तक भी जाता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो दैट इज 3 प्लस 0.5x, 3 प्लस 0.5x। एंड द लास्ट वन सी डी पार्ट के लिए अगर चेक करोगे तो सी डी पार्ट के लिए यहाँ पे 1 इंटू एक्स एंटी क्लॉकवाइज है तो ये 1 इंटू एक्स यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। सो द लास्ट कॉलम जो अपना रहता है दैट इज इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ये अपने को निकालना पड़ेगा। चेक करो लिमिट ऑलरेडी है अपने पास 0 to 5, 0 to 5 इंटीग्रल दैट इज 8x इंटू एक्स, कितना आ रहा है ये चेक करो टोटल वैल्यू। यस, कैलकुलेशन बताओ फास्ट। चेक करो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। 333.333 सेकेंड का अगर हम लोग करते हैं दैट इज 40x, इसका अगर करेंगे तो चेक करो इट शुड बी इक्वल्स टू 666.667। लास्ट वन अगर चेक करोगे यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई तो ये 0 हो जाएगा। तो टोटल अगर हम लोग करते हैं तो ये टोटल तुम लोग का आता है आई थिंक इट इज़ 1000। और अपना डिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द यूनिट लोड मेथड डेल्टा इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय ई आई इंटू डी एक्स। ई आई का वैल्यू कॉन्स्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे ई आई इंडिकेट नहीं किया है। तो वी कैन डायरेक्टली टेक it will be equals to 1000 divided by EI। this is actual deflection। पॉजिटिव आया मतलब जो डायरेक्शन है वो बराबर है, अपना जो रोटेशन जो होगा सॉरी डिफ्लेक्शन जो होगा इट विल बी इन राइट वर्ड डायरेक्शन। तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय EI, यूनिट रहेगा इसका मीटर, दैट विल बी इन टुवर्ड्स द राइट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir.